नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं पॉलिटी के, उसको पहले कवर करा रहा हूं। कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, ये सब्जेक्ट वाइज चलेगा। पहले मैं आपको पॉलिटी समाप्त करा दूंगा, यानी कि राजनीतिक शास्त्र यानी संविधान आपको मैं समाप्त करा दूंगा, ठीक ना। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस सारे कवर कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दो तीन बातें मैं पहले आपसे कर लूं। पहली बात तो कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि देखिए उन दोनों वीडियो को जरूरी देखिएगा। क्यों देखिएगा, मैं ये बता रहा हूं क्यों देखिएगा, क्योंकि उसको पूरी डिटेल में मैं कराया हूं। और 2022 में पहला वीडियो जो है वो 2022 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, उसको मैं कराया हूं दोनों शिफ्ट का। दूसरा जो वीडियो है वह 2021 में 21 मार्च को पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन है। और आज जो तीसरा वीडियो है इसमें 2021 14 मार्च को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन है। फुल डिटेल में है, आप लोग जाकर देखिएगा। देखिए चूंकि इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिएगा कि पहले वीडियो में जो भी जैसे कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया है ना, तो राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में बताया हूं। अब मान के चलिए तीसरे वीडियो में भी राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आया तो पहले वीडियो जितना डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो इसलिए तीनों कहने का मतलब है कि जितने भी वीडियोस हैं सबको देखिएगा, डिटेल में देखिएगा। इसके अलावा मैं बात कर लूं, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद में 67 बता दिया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। वह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल था जो 67 था। ध्यान दीजिएगा, मैं भूलवश बोल दिया था कि जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है उसका अनुच्छेद 67 नहीं, भूलवश बोल दिया था मैं। तो याद करिए, उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वह कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष है कि नहीं? और इनके कार्यकाल का वर्णन जो है वह 67 में है। उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मैं शुरू करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? देखिए अच्छा, यहां पर क्वेश्चन मैं जब सेट करता हूं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन को बड़ा करिए। तो देखिए क्या बड़ा करें, आप स्क्रीन को अगर रोटेट कर लेंगे तो वैसे भी क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा। अब आप देखेंगे, एक तो पिक्चर क्वालिटी भी कम करके देख रहे होंगे, है ना, तो साफ नहीं दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लाई बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। तो जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो आपकी सारी जो शिकायत है वो दूर कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, ठीक ना। शुरू करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा समता का अधिकार और चौथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहली वीडियो में हम बताए हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होने वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो देखिए अनुच्छेद 23 और आपका अनुच्छेद 24, 2 अनुच्छेद दिखाई देता है। 23 में है मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम। जी हाँ, मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम अनुच्छेद 23 में है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम किस अनुच्छेद में है, तो बोलेंगे 23 में। इसी के तहत आता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी अधिनियम पूछे तो बताएंगे बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, ठीक ना, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आता है, जैसे इसमें लिखा गया है कि मानव का दुर्व्यापार मतलब मानव के या बच्चों का कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है ना। मानव का खरीद बिक्री, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें आपका बंधुआ मजदूरी आता है, वेश्यावृत्ति भी इसी में आता है। वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का दुर्व्यापार ही है, बालात श्रम ही है। तो अनुच्छेद 23 जो है वह मानव का दुर्व्यापार व बालात श्रम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ए हो जाएगा, है ना। 24 में क्या है भैया, कहेंगे कि सर 24 तो बताए नहीं, तो देखिए 24 में है कारखानों में भारी जो जोखिम भरे काम हैं, वैसे कारखाने जहाँ जोखिम भरे कार्य होते हैं वहाँ पर बालकों का जो है वह बच्चों का जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कारखानों में प्रवेश पर प्रतिबंध, ये है 14 देखिएगा तो 24 याद कर लीजिएगा कि 14 वर्ष वाला 24 में था, ठीक ना। चलें आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। देखिए पंचायती राज के बारे में आपको हम इसमें बताने वाले हैं, ऑप्शन देख लीजिए। सादिक अली समिति, GL व्यास समिति, अशोक मेहता समिति और हेगड़े समिति। तो देखिए कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज में भी कहा कि राजनीतिक दलों की सहभागिता होनी चाहिए। जैसे कि पंचायती राज में राजनीतिक दलों का वो नहीं होता था, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अशोक मेहता का गठन आपको पता ही है कि 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति ने ऐसा कहा कि भैया ये जो पंचायती राज है इसमें राजनीतिक दल होने, अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था। इन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अगर पूछे कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब आई थी तो 1978, एक वर्ष बाद, ठीक ना। और समिति का गठन जो है वह 77 में हुआ था। इनकी समिति ने सिफारिश की कि द्विस्तरीय व्यवस्था हो पंचायती राज में, द्विस्तरीय। तो अगर ये भी पूछे कि पंचायती राज में द्विस्तरीय व्यवस्था किसने, तो बताएंगे अशोक मेहता। एक है बलवंत राय मेहता, 1957 वाले हैं वो, 1957 वाले, इनसे 20 साल पहले, है ना। उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था का वो दिया था, सुझाव दिया था, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पंचायती राज, तब जब पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें पंचायती राज फुल डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइए। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत घुमावदार और बहुत खतरनाक। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अधिकांश लोगों ने गलत ही किया होगा। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। भाई इसको देखिए, बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, मतलब संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, बिहार विधानसभा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए अगर संसद के प्राक्कलन समिति का पूछता तो संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है भैया 1 वर्ष। ठीक ध्यान दीजिएगा, संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 1 वर्ष। अगर विधानसभा का पूछ रहा है, विधानसभा यानी बिहार विधानसभा, खाली हम बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 2 वर्ष। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर गलती बता रहे हैं, तो बिहार विधानसभा सचिवालय का जो नियम है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। पहले भी 2 वर्ष था, अब भी 2 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति हो या लोक लेखा समिति हो, बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। बिहार विधानसभा प्राक्कलन समिति पूछा है पिछली बार, हो सकता है अब पूछ दे बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति का, तो लोक लेखा समिति का भी अगर कार्यकाल पूछे तो 2 वर्ष ही होगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोई कमेंट कर रहा था कि सर मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आती है। देखिए, जब इतनी शालीनता से समझाने के बाद आपको अगर समझ में नहीं आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। पॉलिटी में अब क्या इसमें समझाना, ये कोई गणित तो है नहीं कि फॉर्मूला आप भूल जाते हैं। अब भाई आपको यही तो बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष। तो इसमें समझना क्या, इसमें दिक्कत है। जैसे आपको बताया हमने कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बस शालीनता से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं ये मानता हूं कि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, याद करने में दिक्कत होगी,
लेकिन उसको ये मत कहिए कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, समझिए, कोशिश करिए। बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष, लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि संसद के, यानी कि भारत का जो लोक लेखा समिति है संसद का, उसके सदस्यों का कार्यकाल भैया, तो उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, प्राक्कलन समिति 1 वर्ष और लोक लेखा समिति 1 वर्ष। संसद का अगर बिहार विधानसभा का पूछे तो 2 वर्ष। अब 2 चीजें मैं और बताना चाहूंगा। अगर पूछ दे प्राक्कलन समिति का गठन, तो बता देंगे आप कि सर ये 1950 से चल रहा है। सर प्राक्कलन समिति 1950 से चल रहा है। अब अगर आपसे पूछ दे कि बाबू लोक लेखा समिति का गठन, तो बताएंगे सर यह 1921 से चल रहा है। सर कब से चल रहा है? 1921 से चल रहा है सर। ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक, हम चले आगे। हाँ, अब यहां एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस में ये दोनों समिति है, किस समिति में केवल और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, 30 के 30 लोकसभा से, 30 के 30 लोकसभा से, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और प्लस 7 राज्यसभा से। ये चीज भी ध्यान देना है आपको। ठीक ना, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया। देखिए यहां पर दिख रहा होगा, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने कहा था? तो ये आइवर जेनिंग्स है इसका राइट आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना आपको नहीं है, बस याद रखिएगा कि केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिंग्स ने कहा था। चलें आगे। हाँ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि सबसे बुजुर्ग जो थे व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग सदस्य, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है ना, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन के पश्चात, यानी कि 11 दिसंबर, जी हाँ 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तब भी आप बताएंगे कि भैया सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब आपसे पूछे कि राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तब तो आप सोचेंगे कि पहला ये था और दूसरा ये था, लेकिन ये गलत है। पहला अधिवेशन का ही ये भाग है, केवल 2 दिन ये रहे, बाकी तीसरे दिन से इनको बना दिया गया। तो यह पहला अधिवेशन ही था। बहुत सारे लोग दूसरा अधिवेशन बता चुके हैं, लेकिन ये दूसरा नहीं था, ये पहला ही था। दूसरा अधिवेशन जनवरी में होगा, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, जनवरी 1947 में। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुल 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, लेकिन जो लास्ट अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई थी। कुछ लोग उसको भी अधिवेशन जोड़ते हैं, उसको भी मानते हैं कि वह अधिवेशन हुआ था, तो कुल 12 हो जाएंगे। ठीक ना, लेकिन वैसे अधिवेशन की अगर बात की जाए तो कुल 11 हुए थे। 24 जनवरी को जो बैठक हुई थी, अगर उसको जोड़ा जाए तब 12। ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चले आगे। मैं और बता दूं, इसमें भूल रहा हूं कि अगर पूछे कि संविधान सभा के पहले बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा के, तो पहले बैठक की अगर बात की जाए तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा।
अब दिखेगा, जब मिटाएंगे इसको तब दिखेगा। हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। ठीक, 4 ऑप्शन है, दोनों सदनों के निर्वाचित और दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत। ठीक ना, ऑप्शन कमेंट करिए आप। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। यहां पर दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य के बजाय संसद के सभी सदस्य भी दे सकता था, संसद के सभी सदस्य। ठीक ना, सभी सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर कभी ऑप्शन बदल दे कि दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक चीज क्लियर करिए आप लोग, राष्ट्रपति का जब निर्वाचक मंडल होता है तो उसमें कौन कौन होते हैं भैया? उसमें होते हैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है तो उसका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं, विल्लो रानी। क्या ट्रिक है भैया? विल्लो रानी। आप कहेंगे सर ये आप क्या करने लगे, पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते बिल्लो रानी बिल्लो रानी। अब आप भी सर ऐसे करिएगा क्या? तो मैं नहीं करूंगा, आपको याद दिलाने के लिए। देखिए, विल्लो रानी को राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बना दो, बस कुछ मत करो। कैसे? देखो, वी से विधानसभा, समझिएगा बस, लो से लोकसभा, रा से राज्यसभा और नी से भैया निर्वाचित सदस्य, नी से निर्वाचित सदस्य, यानी कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन यहां उपराष्ट्रपति पूछा है, तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ये चीज ध्यान रखना है, एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठा करके आपको फंसा देता है। राष्ट्रपति बिल्लो रानी, ठीक ना, और उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जितने भी हैं सब आ जाओ भैया, सब आ जाओ, सब। ठीक ना, ये देखिए, ये बिल्लो रानी वगैरह जो है ये कॉन्सेप्ट खुद का डेवलप किया हुआ है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। लोग भले देख के पढ़ाना शुरू कर दें इसको, लेकिन इसको बस आपको याद रखना है, बिल्लो रानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। क्यों नहीं मनोनीत, ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, आपको पता है कि जो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, अब तो हालांकि नहीं किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी किया जाता है ना। तो इनको मनोनीत कौन करता था भाई? तो इनको मनोनीत राष्ट्रपति ही तो करते थे। अब मान के चलिए कि हम आप में से 2 लोगों को मनोनीत करें और हम चुनाव में खड़ा हूं, तो आप लोग तो हम ही को वोट दीजिएगा। तो ये प्राकृतिक जस्टिस नहीं है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है कि हम ही चुने भाई। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हमको तो देंगे ही। तो 12 और 2 14 मत, मतलब 14 मत कहने का मतलब है कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं ना जनता का। तो 14 लोगों के बराबर का मत हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर हम खड़ा होंगे तो इससे ये नेचुरल जस्टिस का पालन करने के लिए ये चीज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं हाल समझिए। फेंकना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात आती है तो मैं देखता हूं कि लोग सही कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते हैं और बच्चे एग्जाम में पीछे हो जाते हैं। मेरे साथ जुड़ने से आपको एक लाभ मिलेगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटी पूरी डिटेल में निचोड़ करके पढ़ाएं तो वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मैं डिजिटल बोर्ड लेकर के आऊँगा और उसमें बहुत धमाकेदार तरीके से पॉलिटी ही नहीं सारे सब्जेक्ट को, अब आपको पता चलने लगा होगा दोस्तों कि कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इससे पहले के दोनों वीडियो देखे हैं तो आप खुद ब खुद आपका मन गदगद हो जाएगा कि हाँ सर सही जगह आया हूँ। चले मिटाएं इसको, ओके आगे। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये 14 मार्च 2021 को पूछे गए थे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। भाई पूछा गया था,
हम इतना क्वेश्चन कहाँ से फर्जी थोड़ी ला रहे हैं, हमारे पास जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है उसी से करा रहा हूँ मैं, ठीक ना। अब आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन पेपर तो देता ही नहीं है, आप क्वेश्चन कहाँ से ले आए, आयोग में जान पहचान है क्या, सेटिंग करते हैं क्या सर? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो आ ही जाता है यूट्यूब के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से। देखिए तो बिहार विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, मैं उम्मीद करता हूँ इसको बता देंगे क्योंकि हमने 2-3 वीडियो में चर्चा भी कर लिया है इसके बारे में, है कि नहीं, चर्चा किया है ना। तो न्यूनतम सदस्य संख्या अगर पूछे विधान परिषद की तो न्यूनतम भैया बोल दीजिएगा कि 40 गो होगा, न्यूनतम 40 गो। अगर पूछे कि अधिकतम बताओ बाबू तो बताइए कि विधानसभा के 1/3, विधानसभा का 1/3। जैसे किसी राज्य में विधानसभा का सीट जो है वह 300 है, तो वहाँ विधान परिषद की अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वहाँ विधान परिषद की अधिकतम 100 हो सकती है और न्यूनतम तो 40 को बताइए रहे हैं, ठीक ना। कुछ राज्यों में अपवाद है, उसको जब हम विधानसभा पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। क्या सोच रहे हैं सब यही बता दे का, तो टाइम कहाँ कितना लगेगा समझ रहे हैं, 4 घंटा लग जाएगा 8 को क्वेश्चन कराने में। इसलिए जब हम विधान परिषद पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होने का। चलें आगे, ओके बनेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 318, 319, 320, 321। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी बिहार विधानसभा में वह 318 थी। यहाँ पर आपको राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 दिख ही गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पता है, ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत है वह दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं राज्य का निर्माण किया है, ईश्वर ने स्वयं राज्य का निर्माण किया है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और हाँ देखिए, एक चीज इससे और पूछता है कि किसने राजत्व के सिद्धांत को दिया। इतिहास जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये पढ़ा था राजत्व का सिद्धांत किसने दिया। अब कमेंट करिएगा, आपको ऑप्शन दे देते हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिए। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा हूं कि क्या यहां तक आप वीडियो को देखे हैं या नहीं, और कमेंट करिए। मैं कमेंट बार बार क्यों कहता हूं कि कमेंट करिए, एक आध क्वेश्चन मैं हर बार आपको छोड़ता ही हूं, तो क्यों छोड़ता हूं पता है आपको? ताकि आप उसको सर्च करें, और देखिए जब आप कहीं से सर्च करेंगे, कहीं से खोजेंगे तो उसको जल्दी नहीं भूलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो कमेंट करिए तो जरा। 4 ऑप्शन हम दिए हैं, अगला चलते हैं भैया। हाँ सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन उसका स्थान देखेगा? जैसे आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जिसको कहते हैं, फिर उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष नहीं रहता तो उपाध्यक्ष करता है, और कह रहा है कि अगर दोनों नहीं रहे तब कौन करेगा? ऑप्शन देखिए, सदन का वरिष्ठतम सदस्य, सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य, उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। तो एक पैनल होता है, उस पैनल से राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो, उपाध्यक्ष ना हो, तो राष्ट्रपति नामित करते हैं, वही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष पूछता है कि किस अनुच्छेद में भैया, तो बताएंगे 93 में। उपाध्यक्ष भी 93 में ही है, इसी में है दोनों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के अगर पूछे तो बताइएगा कि 89 में है, सभापति उपसभापति दोनों, ठीक है ना। वहां अध्यक्ष नहीं चलता है, वहां राज्यसभा में सभापति चलता है। राज्यसभा के सभापति कौन है पता है? तो राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये हम आपको कराए हैं, पहले ही वीडियो में कराए हैं भैया। अगर इसको नहीं करिएगा तो समझिए कि बेकार है मामला। वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? ऑप्शन है भैया, दहेज निरोध विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक,
एपिडेमिक डिजीज विधेयक, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपको पता, अच्छा आपको यहाँ लग रहा होगा कि सर आप तो बताए थे कि 3 बार हुआ है ये संयुक्त अधिवेशन। आप बताए थे सर एक 1960 में, एक 1977 में और एक बताए थे 2002 में, है ना। यहाँ तो सर 1961 कर रहे हैं। तो देखिए मैं ये बताया था कि दहेज निरोध विधेयक जो था वह 1960, विधेयक का नाम है 1960, ठीक ना, क्योंकि 1960 में आया था। लेकिन जब विधेयक पारित हुआ और समय लगा तो जो इसका बैठक होता है वह समय लग गया है 1961 में बैठक हुई है। अगर विधेयक पूछे तो वह 1960 ही है अभी भी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि सर गलत बता रहे, नहीं, विधेयक जो है वह 1960 ही है। अगर बैठक पूछे कि बैठक किस वर्ष हुई थी तो 1961 में हुई थी, ठीक। इसमें जो बैठक हुई थी वह 1 साल बाद, मतलब 1978 में हुई थी इसकी बैठक। तो यह दहेज वाला था, ठीक ना, दहेज वाला था। और दूसरा क्या था भैया, तो दूसरा जो बैंक सेवा सुधार से था 1977 में। और तीसरा क्या था, तीसरा जो था वह निवारक निरोध था, जो मैं बताया था कि आतंकवाद निवारक निरोध करके कुछ आया था अधिनियम, उसी से रिलेटेड था। चले आगे। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार का है भाई। तो राज्य सरकार का मंत्री, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री नहीं करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद भी एक मंत्री है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। राज्यपाल भी नहीं करते हैं क्योंकि राज्यपाल तो भाई केंद्र के द्वारा मनोनीत होते हैं, कहने का ये मतलब है। मुख्य सचिव क्यों करेंगे, सीधा सा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। देखिए राज्य विधायिका का प्रबंध अनुच्छेद 168 में है। कहाँ है, 168 में, ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चले आगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के बीच अगर मतभेद होता है तो कौन करेगा, इसका निर्णय कैसे होगा। जैसे देखिए एक निर्वाचन आयुक्त है और 2 और सहयोगी होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे कोई मामला आया, जैसे मान के चलिए कि मामला आया कि बिहार पुलिस का एग्जाम जो है वह मई में होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं, देखिए ये वाला मामला उनके पास नहीं जाएगा। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, कोई अन्यथा मत लीजिएगा कि अरे सर ये बिहार पुलिस का कहाँ से वो करेगा, ये मत सोचने लगिएगा। हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि मान के चले कि बिहार पुलिस का चुनाव होना है, बिहार पुलिस के एग्जाम होना है, तो निर्णय लेना है इन्हीं को, निर्वाचन आयुक्तों को। तो पहले बोलें कि अब मई में हम कराएंगे और ये दोनों बोलें कि नहीं मई में नहीं होगा और लेट होगा। इतना जल्दी कहाँ से, अभी बच्चों को हम और थोड़ा सा डिले करते हैं, ठीक। तो किसका कहना माना जाएगा, ये मुख्य है और ये 2 अन्य हैं। आपको क्या लग रहा है, यहां जिसका बहुमत होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुमत मतलब ये एक है और ये 2 मत बराबर हैं, है कि नहीं। तो जिसका बहुमत होगा उसी का माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखिए है ना, इसमें कहाँ गया, राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, बहुमत से आयोग स्वयं, जिसका ज्यादा बहुमत होगा उसी का पास हो जाएगा, कहा हुआ माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद व गतिरोध को कैसे दूर किया जाता है, कहां दूर किया जाता है, कौन दूर करता है। तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस गतिरोध को दूर किया जाता है। यहां ऑप्शन संसद भी देगा, लेकिन फंसना नहीं है, संसद के जाल में फंसना नहीं है। आपको बोलना है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब आदेश होगा वह सर्वमान्य होगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है ही। आगे चलें, ही गया क्वेश्चन। जब हमने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहे तो कौन करता है, अध्यक्षता कैसे पता चलेगा, तो राष्ट्रपति चुनेंगे। यहां भी वही क्वेश्चन है, सभापति और उपसभापति अगर नहीं है तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह एक व्यक्ति को नामित कर देंगे, है कि नहीं। तो इसमें सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। तो इतने क्वेश्चन थे
जो पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में आए थे। अब हम कुछ मोटा मोटा जानकारी दे दें। जैसे राष्ट्रपति का नाम आया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा गड़बड़ाना नहीं है। पूछता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके अलावा हम बात कर लें तो सभापति की हम बता ही दिए हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी बता ही दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो 93 में, उपाध्यक्ष की भी बात करें तो वो भी 93 में है, और राज्यसभा के सभापति की अगर बात करें, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं तो सभापति 89 में और उपसभापति भी 89 में, और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 64 में भी जिक्र है। देखिए मैं जब भी चर्चा करता हूं तो अनुच्छेदों को बोलता हूं, क्यों? आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि सर अनुच्छेद नहीं याद होता है, सर अनुच्छेदवार नहीं याद होता है, सर कैसे करें, क्या करें? तो बार बार रिवीजन करिएगा एक ही चीज को, तो क्यों नहीं याद होगा? आपसे मजबूत नहीं है ना जी, नहीं। तो यहीं तक क्वेश्चन था। अगली वीडियो में फिर और 2 शिफ्ट के क्वेश्चन या 3 शिफ्ट करा दूंगा। देखिए चूंकि आधा घंटा हो जाता तो फिर आप लोग बोर होने लगेंगे, इसीलिए मैं आधा घंटा लगभग का वीडियो ला रहा हूं, है ना। कमेंट करिए कि कैसा लगा वीडियो, और ध्यान दीजिएगा अगर कोई जानकारी लेना हो तो टेलीग्राम से जोड़ के आप कर सकते हैं। दोनों वीडियो देखिएगा जरूर, अगर नहीं देखे हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिए हैं, जुड़िए। और एक चीज और, टेलीग्राम पर क्विज कराया जा रहा है। कौन सा क्विज? तो जितने क्वेश्चन पूछते हैं हम, जितने क्वेश्चन यहाँ कराते हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चन को टेलीग्राम में शाम को 8:30 बजे शुरू कर देते हैं। तो वहां से आपको रिवीजन भी हो जाएगा।